चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज उटान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की मैथमेटिक्स क्लास में आज हम सारणिक डिटर्मिनेंट चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होगा कि सारणिक क्या होता है। सारणिक का मतलब कि किसी रैखिक युगपत समीकरण को हल करने के लिए सारणिक का विकास हुआ। मीन्स कोई भी दो रैखिक या तीन रैखिक युगपत समीकरण होंगे, उनको हम सारणी की सहायता से हल कर सकते हैं। जैसे यदि युगपत समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये आपके रैखिक युगपत समीकरण है। आप इन समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या बंजगुणन विधि से सॉल्व करते रहे होंगे। इन समीकरणों को सारणी की सहायता से भी हल किया जा सकता है। जैसे पहले इन समीकरणों का हल करना देखते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण एक से क्या होगा? a1x बराबर माइनस b1y, समीकरण नंबर 3। तथा ऐसे ही समीकरण 2 से क्या होगा? a2x बराबर माइनस b2y, समीकरण नंबर 4। आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 के लेफ्ट साइड में a1x और a2x है, मींस x का पद है और राइट हैंड साइड में y का पद है। अर्थात यदि हम समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को आपस में भाग देते हैं, मींस समीकरण 3 भागे समीकरण 4 करते हैं, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से x गायब होगा और राइट साइड से y गायब होगा। अर्थात हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को भाग देने पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 का भाग देने पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 का भाग देने पर भाग देते हैं, ये बनेगा a1x बटे a2x इक्वल टू माइनस b1y बटे माइनस b2y। लेफ्ट साइड से x कैंसिल और राइट साइड से अंश और से y कैंसिल, इधर माइनस और माइनस कैंसिल। अर्थात आपका बचा होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक गुणा a1 का गुणा हम b2 के साथ करते हैं, a1 b2 बराबर a2 का गुणा b1 के साथ करते हैं बराबर a2 b1। राइट साइड का पक्षांतर लेफ्ट साइड करते हैं, अर्थात मिलेगा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। यह कंडीशन आप जनरल तरीके से समीकरणों को हल करने के बाद प्राप्त करते थे। अच्छा, अगर ये पूरा प्रोसेस इतना बड़ा प्रोसेस ना करके हम सारणी की सहायता से हल करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको जो युगपत समीकरण दिया गया था, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के गुणांकों को अर्थात अब हम सारणी की सहायता से हल करते हैं। अर्थात समीकरण 1 में x का गुणांक a1, समीकरण 2 से x का गुणांक a2, जस्ट नीचे साइड में इसी तरीके से y का गुणांक b1 और इधर y का गुणांक b2। इनको हम इस तरीके से रखते हैं, इसकी वैल्यू बराबर 0 होगा। हल कैसे होगा? तिर्यक गुणा इस a1 गुणे b2 माइनस a2 गुणे बाद में इसका गुणा इसके साथ a2 गुणे b1 बराबर 0। यह आप देख रहे हैं सारणी की सहायता से अभिष्ठा बहुत छोटा होता है। अर्थात किसी भी रैखिक युगपत समीकरणों को हल करने के लिए सारणी की सहायता सरल मानी जाती है। अब हम यह देखेंगे कि यह किस प्रकार का सारणिक है। अर्थात
जो सारणी का आपका A1 B1 A2 B2 जो ये एक सारणी है जो कि हम दो चरराशि वाले रैखिक युगपत समीकरण से प्राप्त किए हैं। यह कैसा सारणी है? आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 4 अवयव हैं। पहला अवयव A1, दूसरा B1, तीसरा A2 और लास्ट चौथा अवयव B2 है। अच्छा, अब इन 4 अवयवों की सहायता से इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रो हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, मींस नंबर ऑफ रो, इस रो की संख्या बराबर 2 है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। और फिर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। अर्थात जो आपका यह दो चरराशि वाले रैखिक युगपत समीकरण से जो सारणी प्राप्त हुआ है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अर्थात आप कह सकते हैं पहला रो A1 B1 है और दूसरा रो A2 B2 है। पहला कॉलम A1 A2 है और दूसरा कॉलम B1 और B2 है। अच्छा, इस तरीके से आप देख रहे होंगे यह 2x2 कोटि का सारणी प्राप्त हुआ। जो आपको सारणी प्राप्त हुआ है इसकी कोटि कितना है? 2x2। अच्छा, इसी के साथ हम 3 समीकरण वाले रैखिक समीकरण युग में देखते हैं क्या उससे कैसा सारणी बनेगा। अर्थात यदि समीकरण आपको कुछ इस तरीके से हो, A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर 0। दूसरा समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर 0, तथा लास्ट में तीसरा समीकरण होता है A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। यह क्रमगत 3 समीकरण प्राप्त हुए। 3 समीकरण आपको दिए गए हैं। अगर इन तीनों समीकरणों से आपसे कहा जाए कि सारणी का हल ज्ञात कीजिए, सारणी की सहायता से इन तीनों समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? अर्थात जैसे ही आप दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग में सारणी को हल किए थे, मींस सारणिक सिंबल बनाए थे, उनके गुणांकों को क्रमशः उसी अनुसार रख लिए थे। इस तरीके से इसमें भी करते हैं। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं, सारणिक में इनके गुणांकों को क्रमशः आप लिख लेते हैं। x का गुणांक A1 A2 A3, y का गुणांक B1 B2 B3 और z का गुणांक C1 C2 C3 और लास्ट में इसकी वैल्यू प्राप्त होगा बराबर 0। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि इस सारणी को विस्तार कैसे किया जाएगा। अगर आपके दिमाग में आया कि इस सारणी का मान कैसे निकाला जाएगा या हल कैसे किया जाएगा या इसका विस्तार कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे इस सारणी में कितने रो हैं। देख रहे हैं, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। इस दिए गए सारणी में आपको 3 रो प्राप्त हुए हैं। उसी तरीके से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, दिए गए सारणी में 3 कॉलम प्राप्त हुए हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि इस सारणी की कोटि या क्रम 3x3 की है। अच्छा, अगर आपको यह मालूम हो गया कि इस सारणी की कोटि 3x3 का है, तो आपको यह भी प्राप्त हो गया होगा कि इस सारणी में कितने अवयव हैं। इस सारणी में अवयव की संख्या 9 है, 3x3। इनकी कोटियों की संख्याओं का क्रमशः अगर यदि आपस में गुणा करते हैं तो दिए गए सारणी में अवयव की संख्या प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि कभी आपसे कोई कहे कि यदि किसी सारणी की कोटि 4x4 का है तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे। अर्थात आप 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे, इस 4 × 4 बराबर 16। उनकी कोटियों के संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, सारणी में दिए गए अवयव प्राप्त होते हैं। अच्छा, इस सारणी को विस्तार कैसे करेंगे।
इस साइड को विस्तार करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम आपसे कहे कि पहले रो की सहायता से विस्तार कीजिए, या कहा जाए दूसरे रो की सहायता से विस्तार कीजिए, या कहा जाए तीसरे रो की सहायता से विस्तार कीजिए। इसी तरीके से आप पहले कॉलम से विस्तार कर सकते हैं, दूसरे कॉलम से विस्तार कर सकते हैं, तीसरे कॉलम से विस्तार कर सकते हैं। अच्छा, विस्तार करने के लिए आपको एक चिन्ह परिपाटी पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि 3x3 की कोई सारणिक है तो इसका चिन्ह परिपाटी होगा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इस चिन्ह पे आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे हम आपसे कहे कि R1 की सहायता से विस्तार, R1 की सहायता से अगर विस्तार किया जाए, पहले रो की सहायता से अगर सारणी का विस्तार किया जाए तो आप कैसे हल करेंगे। पहले रो में आप देख रहे होंगे 3 अवयव हैं, एक A1 B1 C1। इन तीनों अवयव की सहायता से सारणी का विस्तार करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं A1 के रो तथा कॉलम को आपस में ढक लेते हैं, बंद करते हैं। जो बचेगा अवयव को शेष उसी प्रकार से छोटे सारणी में रखेंगे। इस B1 C2 B3 C3 B2 C3 B2 C2 और लास्ट इधर B3 C3। पहला चिन्ह पॉजिटिव था, प्लस था। अगला चिन्ह माइनस, इस माइनस B1। अच्छा, B1 की साथ अवयव B1 से अगर विस्तार करना हुआ तो B1 के रो तथा कॉलम को ढकते हैं। A2 C2 और A3 C3 और प्लस C1 की सहायता से अगर विस्तार करना है, C1 गुणे C1 के रो तथा कॉलम को ढकते हैं। A2 B2 C1 को अगर ढके थे A2 B2 और A3 B3 बचा था A3 B3। अब आप देख रहे होंगे यह छोटे छोटे 2x2 के सारणी में बदल गया। जैसा कि अभी आपने सॉल्व किया था, इसका गुणा कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले B1 को B2 को गुणा C3 के साथ करते हैं, अर्थात A1 इन ब्रैकेट B2 गुणा C3 इस B2 C3 माइनस इसका गुणा इसके साथ B2 B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 को गुणा C3 के साथ A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। ये इन सभी संख्याओं का अगर गुणा करके हल करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 प्राप्त होगा। यह आपका हुआ R1 की सहायता से सारणी का विस्तार। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि R2 की सहायता से सारणी का विस्तार कीजिए तो आप विशेष ध्यान देंगे। चिन्ह पहले प्लस है, R2 मतलब कि R2 के अवयव A2 B2 C2 है। R2 के अवयव A2 B2 C2 है, मींस इस लाइन का चिन्ह लिया जाएगा। मींस सबसे पहले माइनस A2 फिर इसके रो तथा कॉलम को ढकते हैं। आपको बचेगा सारणी में B1 C1 और B3 C3। फिर अगला चिन्ह प्लस B2 के रो तथा कॉलम को ढकते हैं। सारणी बनेगा A1 C1 और अगले रो में A3 C3। इसी तरीके से C2 इस माइनस C2 इंटू इसके रो तथा कॉलम को ढकते हैं। सारणी बनेगा A1 B1 और A3 B3। इन सभी को आप विस्तार करेंगे। यह आपका R2 की सहायता से विस्तार हुआ। संभवतः आप R3 की सहायता से विस्तार कर ले जाएंगे। हम इसी तरीके से अगर C1 का करें तो C1 का प्रोसेस आपका क्या होगा। C1 के अवयव हैं A1 A2 A3 और C2 के अवयव हैं B1 B2 B3 और C3 के अवयव हैं C1 C2 C3। अगर हम C1 की सहायता से विस्तार करें, A1 चिन्ह क्या होगा प्लस A1 इंटू इनके रो तथा कॉलम को ढकते हैं। ये अवयव लेते हैं, इन सभी अवयवों को क्रमशः सारणी को जोड़ते हैं। फिर माइनस A2 इनके रो तथा कॉलम को ढकते हैं, बचेगा B1 C1 B3 C3। इसी तरीके से प्लस A3 लेते हैं, A3 के रो कॉलम को ढकते हैं, बचेगा B1 C1 B2 C2। आप किसी भी रो या किसी भी सारणी की सहायता से विस्तार कर सकते हैं।
बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर कोई साइड दे दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ की सहायता से सारणी का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पर आधारित हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन में जिसका अच्छा आप विशेष तरीके से ध्यान दे रहे होंगे, इसका क्रम क्या होगा, कोटि क्या होगा। इसमें देख रहे हैं 2 रो है और 2 कॉलम है। पहला रो है ये, दूसरा रो ये, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। मींस टोटल अच्छा इसके कोड कितना होगा 2x2, मींस इसके कितने अवयव होंगे 4 अवयव होंगे। इसका विस्तार कैसे करेंगे आप, विस्तार बड़ा सिंपल है। 3 का पूरा -1 के साथ 3 × -1 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 2 × 4 इसको 3 × -1 -3 माइनस 2 × 4 8 -3 -8 -11। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसकी कोटि होगा 3x3। और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हम आपसे ले लिए, एक क्वेश्चन आपको बताएं 1 1 1, इसका I2 है 5 -3 2 और इसका R3 है 7 4 -2। इसकी कोटि है 3x3, मींस इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अच्छा एक चीज आप विशेष तौर से सुनेंगे कि यदि कभी आपसे कहा दिया जाए कि यदि किसी सारणी में 3 रो और 3 कॉलम तो उसकी कोटि कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3x3। यदि आपसे कहा जाए कि 3 रो और 3 कॉलम है उसकी कोटि कितना होगा 3x3। यदि आपसे कहा जाए कि यदि किसी सारणी की कोटि 4x4 का है तो उसके कुल कितने रो और कुल कितने कॉलम होंगे, तो आप बोलेंगे 4 रो और 4 कॉलम होंगे। आगे देखते हैं इसका विस्तार अगर करना होगा तो कैसे करेंगे आप, बड़ी सिंपल सी बात है। 1 लेंगे, 1 के रो तथा कॉलम को ढकेंगे आप, जो बचेगा वो जो उसको सारणी में लिख देंगे -3 2 4 -2। अगला फिर -1 इंटू ये वाला -1 इसके रो तथा कॉलम ढकते हैं 5 2 7 -2 प्लस 1 इसके रो तथा कॉलम ढकते हैं 5 -3 और 7 4। सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। 1 -3 × -2 -, प्लस 6 माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 4 × 2 8 -1 × 5 × -2 -10 -7 × 2 14 प्लस 1 × 5 का पूरा 4 के साथ 5 × 4 20 माइनस प्लस 7 × 3 21। हल करते हैं इसको 6 -8 -2 को गुणा 1 के साथ -2 -10 -14 -24 गुणा -1 के साथ +24 20 × 21 41 गुणा 1 के साथ करेंगे +41 आएगा कितना -2 और इन दोनों को जोड़ते हैं 4 1 5 और 4 2 6 65 में से 2 घटाते हैं 63। मींस ये जो आपको सारणी दिया गया है इस सारणी का अभिश्र हल होगा 63। बाकी की हम आर्टिकल अगले लेक्चर में लाते हैं। थैंक यू।